इंटरनेट कनेक्शन बाधित हो गया था। तो इसके बाद रागात का अर्थ है निशा और शशि के पक्ष में लालिमा का अर्थ हो जाए, राग शब्द लालिमा का वाचक हो जाएगा। और लालिमा आई कहाँ से? तो लालिमा आई संध्याकृत, संध्याकालीन लालिमा से। तो संध्याकृताद रक्तत्वाद। और अनंतरम अर्थात नायक पक्ष में हो जाएगा प्रेम रूपाच्च रागात है, तो प्रेम रूपी राग से उसने नायिका ग्रहण किया। पुरोपि पूर्वस्याम दिशि अग्रे च, पूर्वस्याम दिशि अर्थात पूर्व दिशा में। ये हो जाएगा किसके पक्ष में? ये हो जाएगा निशा और शशि के पक्ष में, पूर्व दिशा में। और अग्रे आगे, आगे पुरोपि का अर्थ है आगे अर्थात सम्मुख, यह अर्थ हो जाएगा नायक नायिका के पक्ष में। गलितम का अर्थ है प्रशांतम, अर्थात अंधकार प्रशांत हो गया। और गलितम का अर्थ है पतितम, अर्थात तिम्रांशुक गिर गया। तो रात्र्या कारणभूतया समस्तम मिश्रितम, और समस्तम शब्द का अर्थ हो जाएगा मिश्रितम। और उपलक्षणत्वेन वा, और न लक्षितम रात्रि प्रारंभो असौ इति न ज्ञातम, रात्रि का यह प्रारंभ है इसलिए वो समझ में नहीं आया। और तिमिर संविलितांशु दर्शने ही रात्रि मुखमिति लोके न लक्ष्यते, न तो स्फुट आलोके। जब तक संध्याकालीन प्रकाश रहता है तब तक जो चंद्रमा है, चंद्रमा से युक्त जो रात्रि का मुख है वो दिखलाई नहीं देता। तो तिमिर संविलितांशु दर्शने ही रात्रि मुखम इति लोकेन लक्ष्यते। जब चंद्रमा की किरणें अंधकार से युक्त हो जाती हैं तभी रात्रि का दर्शन होता है, रात्रि के प्रारंभ का दर्शन होता है। न तो स्फुट आलोके, जब तक संध्याकालीन प्रकाश रहता है तब तक रात्रि के मुख का प्रारंभ का दर्शन नहीं होता है। तो नायिका पक्षे तु तया इति कर्तृपदम, रात्रि पक्षे तु अपिशब्दो लक्षितमित्यस्यानंतरः। तो ये श्लेष पर आचार्य ने विस्तार के साथ यहाँ पर विचार किया है। तो प्रत्येक पद में आप देखिए श्लेष है। और श्लिष्ट विशेषण माहात्म्यात् न तो विशेष्यस्य, इसी आचार्य मम्मट ने कहा था कि विशेष श्लिष्ट नहीं होता। श्लिष्ट कौन होते हैं? श्लिष्ट केवल उसके विशेषण होते हैं। और शशिना और निशामुखम, शशि शब्द में पुल्लिंग है और निशा में स्त्रीलिंग है, इसलिए लिंग साम्यात हम नायक नायिका व्यवहार का यहाँ पर आक्षेप कर लेते हैं, वो ज्ञापमान हो जाता है यहाँ पर नायक नायिका व्यवहार, इसलिए यहाँ पर समासोक्ति अलंकार है। तो आचार्य नीचे वृत्ति में कहते हैं कि इत्यादो व्यंग्येन अनुगतम वाच्यमेव प्राधान्येन प्रतीयते। यहाँ पर व्यंग्य से अनुगत जो वाच्य है वही प्रधान रूप से प्रतीत हो रहा है। वाच्यार्थ है आपका नायिका निशा और शशि विषयक, और प्रतीयमान अर्थ है यहाँ पर नायक नायिका विषयक। तो निशा और शशि विषयक जो वाच्यार्थ है उस वाच्यार्थ को नायक नायिका विषयक जो प्रतीयमानार्थ है वो प्रतीयमानार्थ चमत्कृत ही कर रहा है। तो वाच्य में वह प्राधान्य प्रतीत, प्राधान्य प्रतीत का अर्थ है कि वह वाच्यार्थ ही प्रधान रूप से चमत्कारकारी है। समारोपित नायिका नायक व्यवहारयो निशा शशिनोरेव वाक्यार्थत्वात्, क्योंकि यहाँ वाक्यार्थ क्या है? वाक्यार्थ का अर्थ क्या है? कवि का जो अत्यंत प्रतिपाद्य तात्पर्यार्थ वाक्यार्थ क्या है? वो है समारोपित नायक नायिका व्यवहारयो निशा शशिनोरेव वाक्यार्थत्वात्। तो समारोपित किया गया है नायक नायिका का व्यवहार जिन पर। तो समारोपितः नायक नायिका व्यवहारः, ठीक है, ययोस्तयोः इति समारोपित नायिका नायक व्यवहारयोः निशा शशिनोः एव वाक्यार्थत्वात्। तो निशा और शशि से संबंधित जो अर्थ है वही अर्थ यहाँ पर वस्तुतः वाक्यार्थ रूप है, उसी को प्रतिपादित करने में कवि का तात्पर्य है। और लिंग साम्य के कारण उनके ऊपर नायक नायिका के व्यवहार का समारोप हो जाता है। तो कहा तो एक ही निशा और शशि का व्यवहार, लेकिन लिंग साम्य के कारण वहाँ पर लौकिक नायक नायिका व्यवहार भी अभिव्यंजित हो रहा है, गम्यमान हो रहा है, इसलिए यहाँ पर समासोक्ति अलंकार है। तो आचार्य का ये कहना है कि यहाँ पर वस्तुतः वाच्यार्थ ही प्रधान रूप से चमत्कारकारी है, व्यंग्यार्थ यहाँ पर चमत्कारकारी नहीं है। व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ का अनुगमन कर रहा है, व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ का
उपस्कारक है, तो ऐसी स्थिति में इसको हम ध्वनि नहीं मान सकते। यहाँ पर प्राधान्य न व्यंग्य चमत्कारकारी नास्ति, व्यंग्यार्थ है यहाँ पर नायिक नायिका विषय गम्यमान अर्थ, और वाच्य है यहाँ पर निशा और शशि विषयक। तो अतएव वाच्य का उपस्कारक व्यंग्य के होने के कारण यहाँ पर गुणीभूत व्यंग्य तो है, लेकिन यहाँ पर ध्वनि काव्य नहीं माना जा सकते। ही नीचे आचार्य कहते हैं यत्र इत्यलंकारे, यत्र वैषद्येन मास्म प्रतीति जो पहले कहा था, तो यत्र इति अलंकारे, जिस अलंकार में वैषद्येन, वैषद्येन का अर्थ करते चारुतया स्फुटतया चेत्यर्थ, सुंदर रूप से, चमत्कारकारी रूप से, और स्फुटतया अर्थात स्पष्ट रूप से। जहाँ पर माभूद ध्वनेः प्रतीति गम्यमानार्थस्य प्रतीयमानार्थस्य प्रतीति भूत प्रयोग आदौ व्यंक्त इत्यस्य व्याख्यातत्वात् अभिहितम इति। अभिहितम जो आचार्य ने यहाँ पर प्रस्तुत किया था, निराकर्तुम अभिहितम उपसर्जनी कृत स्वार्थो, तो उस अभिहितम में जो आपका एकता प्रत्यय उसके लिए कहते हैं कि भूत प्रयोग आदौ व्यंक्त इत्यस्य व्याख्यातत्वात्, तो व्यंग्ता में जो आचार्य ने व्याख्यान प्रस्तुत किया है उसी के संदर्भ में यहाँ पर भूतकालिक क्रिया का प्रयोग किया है। फिर कहते हैं गुणीकृतात्मेति आत्मेत्यनेन स्वशब्दस्य अर्थो व्याख्यातः। गुणीकृतात्मा, तो गुणीकृतात्मा अर्थात अर्थः गुणीकृतात्मा, अर्थ क्या है? गुणीकृत अर्थात उपसर्जनीकृत कर दिया है जिसने स्वयं अपने आप को। तो अर्थः गुणीकृतात्मा, शब्द गुणीकृता विधेय, ये आचार्य पहले कह चुके हैं। तो स्वार्थों में हमने विग्रह किया था स्वंच अर्थश्च स्वार्थो, तो स्वम इति अर्थः, तो अर्थ कीदृशः गुणीकृतात्मा, तो गुणीकृतः आत्मा स्वम येन सह इति गुणीकृतात्मा, गुणीकृत अर्थात अप्रधान कर दिया है। तो आत्मेत्यनेन स्व शब्द से अर्थो व्याख्यात, तो यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ है स्व। स्व कहाँ आया था? स्वार्थों में। न चैतदिति व्यंग्यस्य प्राधान्यम, यहाँ पर व्यंग्य का प्राधान्य नहीं है। किसमें? समासोक्ति अलंकार में। न चैतत समासोक्त्यादिषु इति, कैसे? प्राधान्यं च यद्यपि ज्ञप्तौ न चकास्ति, प्राधान्य यहाँ पर ज्ञान में नहीं आता है। बुद्धौ तत्वार्थ भासिन्यामिति नयेन अखंड चर्वणा विश्रांते है, तो बुद्धौ तत्वार्थ दर्शिन्याम झटित्येवावभासते, ये पहले आचार्य ने कहा था। तो जो सहृदयों की तत्वार्थदर्शिनी बुद्धि है उसमें वह प्रतीयमानार्थ झटिति अवभाषित हो जाता है, वो वाच्य और व्यंग्य के क्रम पर विचार नहीं करते। वैसे ही नयेन अखंड चर्वणा विश्रांते, इसकी अखंड चर्वणा होती है, अर्थात वाच्य और व्यंग्य की प्रतीति का क्रम विदित नहीं होता। अभी तो इसकी एक ही प्रतीति से आचार्य विश्रांति पर्यंत पहुंच जाता है। विश्रांति से तात्पर्य है रसानुभूति जनित सहृदय को होने वाला जो आनंद है उसको विश्रांति कहते हैं। तो बुद्धौ तत्वार्थ भासिन्यामिति नयेन अखंड चर्वणा विश्रांते है। तथापि विवेचकैः जीवितान्वेषणे क्रियमाणे, तब भी यहाँ पर विद्वानों के द्वारा जब जीवित अर्थात काव्यात्मा का अन्वेषण किया जाता है, तो यदा व्यंग्योर्थ पुनरपि वाच्यमेवानुप्राणयन् नास्ते, तो हम पाते हैं कि इन उदाहरणों में उपोढ़रागेण विलोलतार्गम या समासूक्ति के उदाहरणों में जो व्यंग्यार्थ है वह वाच्य का ही अनुप्राणन करता हुआ दिखलाई देता है। तदा तदुपकरणत्वादेव, तदुपकरणत्वादेव अर्थात वाच्योपकरणत्वादेव, तत्शब्द से यहाँ पर ले लेंगे वाच्य को, तो वाच्य का ही उपस्कारक होने के कारण तस्यालंकारता, तस्य मतलब व्यंग्यस्य अलंकारता, इन सर्वनामों को पकड़ लीजिए तो ये पंक्तियां आसान हो जाएंगी। तो प्राधान्यं चेद्यपि ज्ञप्तौ न चकास्ति, यहाँ पर जो गम्यमान नायक नायिका व्यवहार है, अप्रकृत जो नायक नायिका व्यवहार है, वह वस्तुतः प्रधान रूप से प्रतीत नहीं हो रहा है। ठीक है, प्राधान्यम चेद्यपि ज्ञप्तौ न चकास्ति, ज्ञाने न चकास्ति, बुद्ध तो उत्तार्थ भासिन्यामिति नयेन खंड चरुणा विश्रांते। तथापि ऐसा होते हुए भी विवेचक ही कुछ विद्वान जीवितान्वेषणे, जब
जीवित का अर्थ है काव्यात्मा का अन्वेषण करने के प्रवृत्त होते हैं, तो उन विद्वानों के द्वारा जीवितान्वेषणे क्रियमाणे किया जाता है। तदा व्यंग्योर्थ पुनरपि वाच्यमेव अनुप्राणयन नास्ते। तो व्यंग्यर्थ वहाँ दिखलाई तो देता है, लेकिन वह जो व्यंग्यर्थ है वो व्यंग्यर्थ वाच्यमेव अनुप्राणयन, वाच्यार्थ का ही अनुप्राणक होता है। अनुप्राणक अर्थात वाच्यार्थ की ही प्रतीति को और अधिक चमत्कृत करता हुआ दिखलाई देता है। आस्ते तदा तदुपकरणत्वादेव, तदुपकरणत्वाद अर्थात वाच्यार्थोपकरणत्वादेव, वाच्यार्थ का उपकरण होने के कारण, वाच्यार्थ की प्रतीति में सहायक होने के कारण व्यंग्यस्य अलंकारता, व्यंग्य यहाँ पर अलंकार रूप में उपस्थित होता हुआ दिखाई देता है। तो वाच्यादेव तदुपस्कृताच्च चमत्कार लाभ। ठीक है, तो वाच्यादेव चमत्कार लाभ, ऐसी स्थिति में वाच्य से ही चमत्कार का लाभ होगा। कैसा वाच्य? तदुपस्कृताच्च, तदुपस्कृतात्, तो तत् अर्थात तस्मात्, तस्मात् अर्थात व्यंग्येन उपस्कृतात्, तत्पद से व्यंग्य को ले लीजिए। तो तस्मात् ततः वाच्यादेव चमत्कार लाभ, तो कैसा वाच्य? तो तदुपस्कृतात्, तस्मात् अर्थात व्यंग्योपस्कृतात्, व्यंग्य से उपस्कृत वाच्य ही यहाँ पर अधिक चमत्कारकारी है। और वाच्य के चमत्कारकारी होते ही हम इसको ध्वनि से बाहर कर देंगे, ये ध्वनि का विषय नहीं रहेगा। यद्यपि पर्यंते रसध्वनिरस्ति, अंत में रसध्वनि है, श्रृंगार की प्रतीति हो रही है। तथापि मग्ध कक्षा निविष्टोसौ व्यंग्योर्थ, तो बीच में जो बैठा हुआ व्यंग्यार्थ है, न रसोन्मुखी, वो रसोन्मुखी नहीं होता। भवति स्वातंत्रेण, वो स्वतंत्र रूप से, जब वो स्वतंत्र रूप से रसोन्मुखी होगा तभी उसका प्राधान्य होगा। और इन्होंने स्वीकार किया है व्यंग्य प्राधान्य द्वयी। तो स्वातंत्रेण रसोन्मुखी व्यंग्यार्थ यत्र भवति तत्रैव रस व्यंग्यार्थस्य प्राधान्यम, और तेनैव प्राधान्येन तत्र तस्मिन् काव्ये ध्वनिपद वाच्यता, उसी को हम ध्वनि काव्य कहेंगे। ये बात पकड़ लीजिए इन पंक्तियों से। तथापि मध्य कक्षा निविष्टोसौ व्यंग्योर्थ, बीच में बैठा हुआ जो ये व्यंग्यार्थ है, न रसोन्मुखी, ये रसोन्मुखी नहीं होता। भवति स्वातंत्रेण, कथम स्वातंत्रेण, स्वतंत्र रूप से यह रसोन्मुखी नहीं होता, अर्थात स्वतंत्र रूप से यह रस प्रतीति में सहायक नहीं है। अपितु वाच्यमेव अर्थम संस्कर्तुम धावतीति, तो वाच्यार्थ जो निशा और शशि का व्यवहार है उसी को उपस्कृत करने के लिए दौड़ता हुआ दिखलाई देता है, उसी को उपस्कृत करने के लिए इसकी प्रवृत्ति होती हुई दिखलाई देती है। इसीलिए यहाँ गुणीभूत व्यंग्यतोक्ता, इसीलिए इन सभी स्थानों पर जितने भी अलंकार जहाँ पर व्यंग्यार्थ स्पष्ट रूप से या चारुतया स्फुटतया वैशद्येन प्रतीयते यत्र व्यंग्यार्थ समासोक्त्यादिषु, जितने भी अलंकार हैं जिनमें कि व्यंग्यार्थ चारुतया या स्फुटतया प्रतीत हो रहा है, उन सभी अलंकारों को हम गुणीभूत व्यंग्य के अंतर्गत डाल देंगे, क्योंकि उन सभी अलंकारों में वाच्यार्थ ही प्रधान रूप से चमत्कारकारी होता है। यदि व्यंग्यार्थ वहाँ प्रतीत होता भी है तो वह व्यंग्यार्थ उस वाच्यार्थ का ही उपकारक होकर प्रतीत होता है। ये एक प्रधान तर्क आचार्य ने प्रस्तुत किया। तो समासोक्ति अलंकार में निशा और शशि का जो व्यवहार शब्दतः उपस्थित है वही अधिक चमत्कारकारी है, वही वाच्यार्थ अधिक चमत्कारकारी है, और उनसे लिंग साम्य से और विशेषण के श्लिष्ट होने के कारण जो नायक नायिका व्यवहार, अप्रकृत नायक नायिका व्यवहार गम्यमान है, व्यंजनिया उपस्थित हो रहा है, वह उस निशा और शशि रूपी वाच्य रूप में उपस्थित अर्थ का ही उपस्कारक होकर प्रतीत होता है। तो स्वातंत्रेण, स्वतंत्र रूप से व्यंग्यार्थ रस प्रतीतिकारक न होने के कारण यहाँ पर प्रधान नहीं है, और जब स्वतंत्र रूप से व्यंग्यार्थ प्रधान नहीं होगा तो यहाँ पर ध्वनि का व्यवहार नहीं होगा। सत्यपि व्यंग्यार्थे, सत्यपि व्यंग्यार्थे, व्यंग्यार्थ के उपस्थित होने पर भी, ये यहाँ पर आचार्य ने विचार प्रस्तुत किया है। इसके बाद फिर आचार्य दूसरा अलंकार लेते हैं आक्षेप, तो उसका भी हम लक्षण देंगे।
और थोड़ा सा और विचार इसमें जो बचा हुआ है उसको हम आगे देखते हुए चलेंगे। तो आज यहीं तक पाठ रहने दिया जाए। बीच में इंटरनेट का व्यवधान आ गया था, लेकिन एक विषय, समासोक्ति का विषय लगभग पूरा हो गया है। थोड़ा सा और विचार इसमें है, उसको हम अगली कक्षा में ले लेंगे।